यूपी में सियासी तापमान हाई है। पल पल सियासी समीकरण अपना रंग बदल रहे हैं। कभी राजभर के इधर से उधर होने की खबरें आती है तो कभी अखिलेश का गठबंधन के लिए सबको खुला बुलावा नया सियासी पुलाव पकाने का संदेश देता है। अब आगे के प्लान पर मंथन और आगे के प्लान पर आगे बढ़ने के लिए मायावती ने लखनऊ में बैठक की। कुल मिलाकर दिल्ली की तख्त के लिए यूपी में परचम अति महत्वपूर्ण हो गया है। इसलिए हर तरफ बीजेपी के सामने गठजोड़ का सहारा लेकर सियासी समर में उतरने की विपक्ष तैयारी कर रहा है। पर पहले मायावती ने साफ कर दिया था कि वो यूपी में एकला चलेंगे, लेकिन बदलते सियासी समीकरण में लखनऊ में बैठक सवाल पैदा करने लगा है कि 24 की डगर पर मायावती किधर का रुख करने वाली हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने हाल ही में एक नए समीकरण की तरफ इशारा किया। सपा प्रमुख ने हाल ही में कई मंचों पर कहा कि एनडीए को अगले साल के आम चुनाव में पीडीए से हराया जाएगा, जिसे उन्होंने पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक के रूप में परिभाषित किया। इसके साथ ही उन्होंने यूपी की सभी 80 लोकसभा सीटों पर बीजेपी को हराने का प्लान भी बताया और कहा कि अगर बड़े राष्ट्रीय दलों में हमें समर्थन दिया तो सभी 80 लोकसभा सीटों पर बीजेपी हार जाएगी। वहीं पटना में होने वाले सम्मेलन लोकसभा चुनाव के मद्देनजर विपक्षी एकता का अहम पड़ाव हो सकता है, पर इसके जरिए नेतृत्व का मुद्दा सुलझाना आसान ना होगा। जिस तरह से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव विपक्षी दलों के साथ मांग रहे हैं, उसका एक पहलू यह भी है कि क्या वो देश के सबसे बड़े राज्य यूपी में बिग बॉस की भूमिका में कबूल किए जाएंगे। तो वहीं चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस में भी मंथन का दौर जारी है। तो आज प्राइम एजेंडा में इन्हीं बनते बिगड़ते सियासी समीकरण पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं पंकज पांडे और हाजिर लेकर प्राइम एजेंडा, जिसमें बात करेंगे हम 24 की डगर कौन किधर। यह एक बड़ा सवाल की तरह अभी भी मुंह बाए खड़ा है, क्योंकि गठबंधन के लिए तमाम पार्टियां इस वक्त कवायद में जुटी हुई है। बीजेपी को भी कुछ नए साथी चाहिए, तो समाजवादी पार्टी तमाम गैर बीजेपी दलों को एक साथ एक मंच पर इकट्ठा करने की कोशिश में जुटी हुई है। यहां तक कि पूरा विपक्ष भी इस वक्त अब कांग्रेस के साथ जाने को कुछ हद तक मचलता नजर भी आने लगा है। तो लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर मायावती ने मंडल स्तर के पदाधिकारियों के साथ बैठक की है। यानी पहले जो मायावती एकला चलो की रणनीति के साथ आगे बढ़ने की घोषणा कर चुकी थी, अब वो नए सिरे से नए समीकरणों के साथ जाने का संदेश देने लगी हैं। मुजफ्फरनगर सीट पर जयंत अखिलेश यादव में टकराव हालांकि हो गया है और इसीलिए आरएलडी एक नए रास्ते पर। और हमारे साथ हमारे पैनल जुड़ चुके हैं। रत्नाकर सिंह प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ गए हैं और विद्या गौतम नेता बसपा भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। वीरेंद्र सिंह प्रवक्ता सपा और आलोक वर्मा प्रवक्ता बीजेपी, ये भी हमारे साथ जल्द जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहला सवाल रत्नाकर सिंह से। रत्नाकर सिंह जी, देखिए, सबसे बड़ा सवाल तो यहां पर यह है कि अभी तक दूसरा पक्ष कौन है, ये तय नहीं होता नजर आ रहा। अभी तक ये तय हो नहीं पाया है कि क्या कांग्रेस के अम्ब्रेला के नीचे सभी दल आएंगे या फिर कोई तीसरा विकल्प जो है वो बनाने की कोशिश हो रही है। कैसे देख रहे हैं आप इसे, मायावती के या फिर बाकी समाजवादी पार्टी की ओर से तमाम जो चीजें की जा रही, कैसे देख रहे हैं उसे आप, अपने साथ या अपने खिलाफ? देखिए पंकज जी, सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है कि आज जो भारतीय जनता पार्टी है वो उनका लगभग 10 साल का जो शासनकाल रहा है पूरे देश में, उस शासनकाल में जो उन्होंने जुमलेबाजी किया कह सकते हैं उसको, या जो उन्होंने वादे किए वो सारे वादे उन्होंने पूरे नहीं किए। और आज जनता जो है उन सारी, महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो, जो महिला सुरक्षा हो, चाहे किसान का मामला हो, जवान का मामला हो, नौजवान का मामला हो, ये सारे मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी फेल हो चुकी है। लेकिन कहीं न कहीं वो झूठे राष्ट्रवाद की डफली बजा करके और जो सियासत की रोटियां सेकने का काम कर रही है, उसको भी हम लोग कहीं न कहीं जनता के पास पहुंच करके और उसको भी नाकाम करने की कोशिश करेंगे। और हमारी कवायद 2024 में यही रहेगी कि गैर बीजेपी जो दल है, जितने भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं या अन्य राष्ट्रीय पार्टियां हैं, वो कांग्रेस के साथ जुड़ करके और इस मुहिम को आगे बढ़ाने का काम करें। और हमारे जो एक 23 जून को जो एक मीटिंग होने वाली है पटना में, उस पटना में भी आप देख सकते हैं कि बहुत सारी जो है क्षेत्रीय पार्टियां हमारे साथ जुड़ करके और आगे की रणनीति जो है हम तय करेंगे। और निश्चित रूप से चाहे कोई भी दल हो, लाइक माइंडेड जो पार्टियां हैं, हम निश्चित रूप से चाहेंगे कि वो हमारे साथ आएं और इस मुहिम में हमारे साथ जुड़ करके और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने का काम करें और एक ऐसी सरकार दें जो जनता के हित में काम करे, जो जनता के लिए काम करे, न कि अडानी और अंबानी जैसे रईसों के लिए काम करें।
बिल्कुल, तो लाइक माइंडेड पार्टियां साथ आती है तो फिर बीजेपी को हराया जा सकता है, अब ये चर्चा होने लगी है। लेकिन ये लाइक माइंडेड पार्टियां लाइक एक दूसरे को करती क्यों नहीं? कई बार कई मौकों पर तो कर जाती है, लेकिन कई मौकों पर लाइक करती नहीं, डिसलाइक कर देती है। विद्या गौतम जी से मेरा सवाल, विद्या गौतम जी, अब तक तो बसपा का रुख यही नजर आ रहा था कि अकेला चलना है उसी, लेकिन अब कुछ नई चीजें यहां पर होती नजर आ रही हैं। हाँ बिल्कुल पंकज जी, जिस तरह से वहीं जी ने खैर इससे पहले एक बयान दिया था कि हम लोग गठबंधन नहीं करेंगे, और लेकिन अब अभी जैसे कि छोटे दलों के साथ गठबंधन की चर्चाएं आप सुन रहे हैं, तो निश्चित रूप से क्योंकि ये राजनीति है, यहाँ पे संगठन को और अपने आप को आगे लाने के लिए और सत्ता में आने के लिए, जनहितों के लिए काम करने के लिए कई बार नीतियों में थोड़ा बहुत फेरबदल करना पड़ता है। तो अभी आज जो बहन जी का निर्णय यही है कि पूरे संगठन को विस्तार की स्थिति दी जाए। जो कार्यकर्ता लग रहा निष्क्रिय में काम नहीं कर रहे हैं, उनको हटा के उनकी जगह नए चेहरे, अच्छे चेहरे लाए जाए, ये हुआ। और दूसरी बात है, बीजेपी को लेकर के बहुत ज्यादा बहन जी ने आज कहा कि महंगाई, बेरोजगारी और इस सब को लेकर के लगातार बीजेपी हाशिए पे है। जनहितों को लेकर के बिल्कुल वो काम नहीं हो रहा है जो होना चाहिए। तो इन सब बातों को लेकर बहन जी ने आज अपनी बैठक करी, और बैठक बहुत लेकर के निश्चित रूप से है लोगों के बीच में जाना है, काम करना है। और जो भाजपा की ऐसी नीतियां हैं, जो पूंजीवादियों की सरकार है, जो इस तरह से व्यापारियों की सरकार है, जो संवैधानिक व्यवस्था को नहीं मानती है, संविधान को नहीं मानती है, तो लोकतंत्र को जो नहीं मानते हैं, और बहुत ज्यादा धार्मिक उन्माद को लेकर भी कई चर्चाएं उन्होंने करी है कि जिस तरह से बहुत सारी ऐसे मदरसे हो गए और कई ऐसे मंदिर चीजों को लेकर के काम करना चाहिए। बहन जी ने बहुत सारी लोकतांत्रिक बातें कही अपने उससे, और उसके साथ ही तो संगठन भी काम करे, लोगों के बीच में जाए और ऐसी ही सरकार बने जो जैसे हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर चाहते थे, जो संविधान में निहित चीजें हैं उनके काम किया जाए, ना कि सत्ता में आने के लिए इस तरह के रास्ते अपनाए गए। इन सब पे बनी बहन जी ने आज शुरू करके अपनी बात को लोगों के बीच में रखा। और आलोक वर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं यहाँ पर। आलोक जी, देखिए एक बार जो नया समीकरण अब बनता नजर आने लगा है, जिसमें कि मायावती की डगर किधर जाएगी अब ये भी पता नहीं चल रहा अभी तक। तो ऐसे में जबकि कांग्रेस बाकी दूसरे दलों के साथ में पटना में एक मंच पर अगर नजर आएगी, तो ये कहीं ना कहीं खतरे की घंटी जरूर बीजेपी के लिए होनी चाहिए। अगर भाई आपको लग सकता है कि खतरे की घंटी होनी चाहिए, हमें लगता है कोई खतरा नहीं है। मोदी जी का काम जो पिछले 9 साल में है, जो उत्तर प्रदेश के लोगों ने, जो देश के लोगों ने देखा है, योगी जी का काम जो देश के लोगों ने देखा, उत्तर प्रदेश के लोगों ने देखा है, मुझे लगता है कि उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी बुलंद तरीके से जीत हासिल करने जा रही है। उत्तर प्रदेश में सभी 80 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। दूसरी बात, जो सबसे अहम बात हमारे साथी कह रहे हैं, किन दलों के साथ किन दलों का गठबंधन नहीं हुआ। आपको याद होगा 2014 के बाद 2017 का जब चुनाव आया था, तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था, और 2019 में जब लोकसभा का चुनाव था, तब समाजवादी पार्टी और बसपा का गठबंधन हुआ था, और आप कहते थे कि बहुत ऐतिहासिक गठबंधन है। लेकिन क्या हुआ, नतीजा क्या निकला? कुल मिला के 15 सीटें, 10 सीटें मायावती को हासिल हुई थी और समाजवादी पार्टी को 5 सीटें हासिल हुई थी। 2022 का चुनाव गुजरा है, उसमें भी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने कई छोटे दलों के साथ गठबंधन किया, और उन्हें और वो तो इतने कॉन्फिडेंस में थे कि कह रहे थे कि आ रहा हूं मैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के लोगों ने जवाब दिया, एक बार फिर से योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी है। अभी निकाय चुनाव हुआ है, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी ने बुलंद जीत हासिल की है, जिसे आप लोग मतलब आपको कांग्रेस के साथ तमाम पार्टियां एक साथ एक मंच पर आ जाएंगी, एकजुट होकर अपने प्रत्याशी देंगी, तो ये डर की वजह आपको नहीं लगता कि होना चाहिए? क्योंकि एक और मान ली 40% पर आप जीत जाते हैं, 40% मतदान पर, तो जाहिर सी बात है कि बाकी जो 60 अब एक साथ जाएंगे, तो थोड़ा सा तो खतरा पैदा हो ही रहा है। मैंने आपसे कहा था ना कि 2019 का चुनाव तो ऐतिहासिक उत्तर प्रदेश में था। 80 सीटों पर चुनाव था, समाजवादी पार्टी और बसपा का गठबंधन था। सारे वोट, आप ही मीडिया के साथ ही कहते थे ना कि सारे वोट इकट्ठा हो जाएंगे, ये वाला समीकरण भी बन रहा है, वो वाला समीकरण भी बन रहा है। और कितनी सीटें मिले कुल मिला के? 10 सीटें मायावती को मिली और 5 सीटें समाजवादी पार्टी को मिली। समाजवादी पार्टी के जो बड़े चेहरे थे, जो परिवार के चेहरे थे, वही जीत पाए हैं। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके की राजनीति करती है, जिस तरीके का काम करती है, जमीन पर उतर के काम करती है, जिस तरीके से हमने नौजवानों के लिए काम किया, हमने किसानों के लिए काम किया, हमने महिलाओं के लिए काम किया, हमने अपराध पर काम किया, जिस तरीके से सड़क, पानी, बिजली उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में
जो परिवर्तन दिख रहा है, तो उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी बुलंद जीत हासिल करने जा रही है। सभी 80 सीटों की तैयारी हमारी शानदार है। और जो गढ़ आप कहते थे ना, मीडिया के साथ ही कहते थे कि समाजवादी पार्टी का गढ़ है, फला का गढ़ है, ये कांग्रेस का गढ़ है। आप नाम नहीं लेना चाहता, आप अच्छी तरीके से जानते हैं ग्रामपुर में किस तरीके से हमने समाजवादी पार्टी को जिताया। आप ही कह रहे थे कि समीकरण के हिसाब से वो तो समाजवादी पार्टी की सीट है, वो तो आजमगढ़ की सीट है। आजमगढ़ में भी हमने हराया, अभी हाल में उपचुनाव में हराया। तो मुझे लगता है कि आने वाले चुनाव 2024 का सभी 80 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज करने जा रही है। बिल्कुल, तो आपने रामपुर में हराया, जाहिर सी बात है कि हराया तो ये आजम खान का एक गढ़ था, जाहिर सी बात है कि एक बड़ी ताकत आपको मिली होगी, यहाँ से एक बड़ी ऊर्जा का संचार भी हुआ होगा। लेकिन उससे पहले कर्नाटक में आपको हार का भी सामना करना पड़ा था। रत्नाकर सिंह जी, कर्नाटक में आप लोगों को जीत मिली, ये जीत कितनी स्फूर्ति दे रही है आप लोगों को यूपी में अब उसी तरह के कोई ऐसा चमत्कार करने, कोई करिश्मा करने की? देखिए पंकज जी, निश्चित रूप से आज जनता जो है, इनका जो एक सेट एजेंडा जो कह सकते हैं आप उसको, वो हिंदुत्व वाला जो ये फर्जी हिंदुत्व वाला एजेंडा है, उसके ऊपर ये लोगों को छद्मराष्ट्रवाद और फर्जी हिंदुत्व का जो चोला ओढ़ करके और लोगों को बरगलाने का काम जो ये करते थे। कर्नाटक की जनता 83% जनता जो हिंदू जनता है वहाँ पे, इन्होंने इनको सबक सिखा दिया और बता दिया कि देश में सिर्फ हिंदुत्व का एजेंडा आपका नहीं चलेगा। और मैं एक और उदाहरण दे देता हूं कि आरएसएस प्रमुख जो है, उन्होंने एक सर्वे कराया, उस सर्वे में भी निकला है कि न हिंदुत्व का एजेंडा चलेगा इस चुनाव में, न मोदी का मैजिक चलेगा। आप जो काम किए हैं वो जनता के पास जाकर बताइए, तभी आपका काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। मतलब साफ स्पष्ट तौर से उन्होंने कहा है कि आप जो है अपना बोरिया बिस्तर बांधने की तैयारी कर लो, उससे यही स्पष्टता नजर आती है। रही बात, मैं बता दूं कि जो विपक्षी एकता की बात है पंकज जी, विपक्षी एकता देखिए 23 जून को जो मीटिंग होने वाली है उसमें 5 राज्यों पे हमारा मुख्य रूप से फोकस है। और 5 राज्य कौन कौन से है? वो है पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र। इन 5 राज्यों में 230 लोकसभा की सीटें हैं और इन 5 राज्यों में हम चाहेंगे और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे गठबंधन के साथ मजबूती के साथ लड़ाई लड़े और भारतीय जनता पार्टी के सामने एक कैंडिडेट को, विपक्ष का एक कैंडिडेट खड़ा हो। तो इस तरह से जब हम रणनीति तैयार करेंगे तो निश्चित रूप से आज इनकी हालत जो है और पतली होने वाली है। पहले भी पतली हो चुकी है, क्योंकि साउथ में जो रहा था एक कर्नाटक का एक किला था इनके पास, वो भी ध्वस्त हो गया। तो साउथ में तो ये पूरी तरह से साफ हो चुके हैं। बचे हैं जो पूर्वोत्तर साइड में, ये पूर्वोत्तर साइड में जो है आज भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ 2 बड़े राज्य बचे हैं, एक तो गुजरात बचा है और एक जो है उत्तर प्रदेश बचा है। और मैं पंकज जी आपको एक और बात बता दूं कि गुजरात में भी 26 के 26 सीटों जीत चुके हैं, मैक्सिमम वोट तो सीट जो जीत चुके हैं। अब 26 से 260 तो जीतेंगे नहीं ना। वैसे ही उत्तर प्रदेश में ये 80 में से पिछले 2014 में 71 सीट जीते और फिर 19 में जो है वो 64 सीट जीते, तो इनकी कम हुई सीटें। और अब जो गठबंधन हम लोग, आपने इशारा भी देखा मायावती जी का, अब जो गठबंधन करेंगे उसमें हम पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे और जनता के मुद्दों पे लड़ाई होगी, किसी के चेहरे पे लड़ाई नहीं होगी। और आज जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने महंगाई के ऊपर कोई काम नहीं किया, बेरोजगारी के ऊपर कोई काम नहीं किया, महिलाओं के अत्याचार जो बढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, उस पर कोई काम नहीं किया, निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की जनता जो है वो अंदर उनके रोष जो है व्याप्त है। और आप देखिएगा 2024 में किस तरह से जो है हम इनको पटकनी देने वाले हैं। बिल्कुल, विद्या गौतम जी के पास चलता हूं। विद्या गौतम जी, देखिए एक जिक्र यहाँ पर रत्नाकर सिंह जी कर रहे थे कि बड़े जो प्रदेश उसमें से गुजरात ही है और यूपी भी है, लेकिन शायद मध्य प्रदेश को ये भूल गए बीच में। जाहिर सी बात है, मैं आपको कह दूं कि अभी आप मध्य प्रदेश का चुनाव याद रखिएगा पंकज जी, मैं आपके टीवी चैनल पे ही आऊंगा और मध्य प्रदेश चुनाव जब होंगे लेकिन आप उससे भूल तो नहीं सकते ना सर, भूल तो नहीं सकते ना। मध्य प्रदेश तो अभी है, सत्ता में तो है बीजेपी वहां पर। खैर, चेहरों की बात भी आप कर रहे थे, तो यहाँ पर आपने कहा कि मुद्दों, ऑपरेशन लोटस की वजह से सत्ता में है, वहां पे भी हम जीते थे। विद्या गौतम जी, ठीक है। विद्या गौतम जी के पास चलते, फिर आएंगे दोबारा सर आपके पास। तो यही तो राजनीति होती है। ऑपरेशन लोटस में अगर आने वाले आ जाते हैं तो कोई बुलाने वाला भी होता ही होगा। खैर, विद्या गौतम जी के पास। विद्या गौतम जी, एक बात इन्होंने रत्नाकर सिंह ने और कही कि इस बार जो चुनाव वो लड़ेंगे या चुनाव जो लड़ने जा रहे हैं वो मुद्दों वाले चुनाव होगा, उसमें किसी चेहरे पर जो है बात नहीं होगी। जाहिर सी बात है, मोदी का चेहरा दिखाकर बीजेपी लड़ती, इशारा उनका उसी ओर था। बसपा में भी तो एक ही चेहरा दिखाकर लगातार चुनाव लड़ा जाता, मायावती जी का। क्या कहेंगे इस पर आप?
देखिए पंकज जी, मैंने अभी पहले ही अपने वक्तव्य में कहा है कि समय के अनुसार चीजें बदलती हैं। ये चेहरे पे इससे पहले जितना भी हमारे चुनाव हुए ऑलमोस्ट वो चेहरे पे ही होते। यूपी में तो खासकर चेहरे पे ही चुनाव हुए और 14 के बाद से भाजपा की जो रणनीति रही है उसमें चेहरे पे ही चुनाव हुए। लेकिन जो वर्तमान परिस्थितियां बन रही हैं, वर्तमान परिस्थितियों में जनता पहले से ज्यादा जागरूक है। जनता को पता है कि मेरा लाभ और हानि कैसे है और किसके साथ है किसके साथ नहीं है। तो जनता सबको समय देती है, उनको भी समय दिया और बहुत बढ़िया समय दिया। डबल इंजन की सरकार रही है। आप देख रहे हैं महंगाई, बेरोजगारी और किस तरह से क्या आलम है, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का, हर चीज का। अपनी जीत का जश्न तो जरूर मना रहे हैं, लेकिन ये नहीं देख रहे हैं कि लोगों के जनहितों के लिए कितना काम किया गया, कितना नहीं। तो जो आपने कहा है कि चेहरे से पहले चुनाव लड़े जाते थे, लेकिन बहन जी ने कहा है, हम बार बार कह रहे हैं कि वो संगठन को लगातार एक ही चीज कह रही है कि लोगों के बीच में जाओ, लोगों के सुख दुख में शामिल हो, लोगों के मुद्दों पे काम करो। और निश्चित रूप से बहन जी इससे वो नहीं, बेखबर नहीं है। वो जरूर चेहरे के बजाय जनहितों के लिए उनकी अपनी नीतियों के अनुसार वो काम करेंगी, क्योंकि हमारी 4 बार सरकार रही, हम सत्ता में रहे हैं, हमने लोगों के लिए काम किया है, लोगों के सुख दुख में रहे हैं, लोगों के विकास के लिए कार्य किया है। और बहुत सारा जब हमारा शासनकाल रहा, लॉ एंड ऑर्डर के लिए जाना जाता, हर चीज के लिए। ये रही बात, क्योंकि ये सिर्फ प्रदेश का चुनाव नहीं है, केंद्र का चुनाव है, लोकसभा चुनाव है, तो इसको लेकर के पार्टी पूरी तरह से मुस्तैद है। और जितनी भी इनकी कारगुजारियां हैं वो लोगों के बीच में जाएंगी, इनकी गलत नीतियां जाएंगी और सही नीतियां क्या है, जनहित के मुद्दे क्या है, मुद्दों पे हम काम करेंगे। और अब चेहरे की बात रही, चेहरे तो बहुत पीछे रह गए हैं, क्योंकि मैंने कह दिया कि समय के अनुसार परिवर्तन होता है। तो हमारे संगठन और हमारी पार्टी में भी बहुत सारे परिवर्तन होंगे, जिनको लेकर बहन जी लगातार कार्य कर रही है। तो सवाल जाहिर सी बात फिर आलोक वर्मा जी से। आलोक वर्मा जी, देखिए ये बात तो साफ है कि पहले से आप पर तीर चल रहे हैं, कांग्रेस तीर चलाती है, समाजवादी तीर चलाती है, लेकिन अब लगता है कि बहन जी भी प्रतंचा कस रही और तीर चलाने वाली, यानी कि उनका अभी तक रुख जो है साफ नजर आ नहीं रहा है अभी तक कि वो जा किस तरफ रही, लेकिन कहीं ना कहीं प्रतंचा तैयार कर रही है, वो प्रतंचा चढ़ा चुकी है, वो निशाना आप पर शायद लगने वाला है। दिक्कत हो जाएंगी फिर तो बीजेपी को बहुत ज्यादा, यूपी में भी। नहीं देखिए, क्यों दिक्कत हो जाएगी? क्या 2019 से प्रतंचा नहीं चढ़ाई थी? क्या समाजवादी पार्टी और बसपा उस समय की 2 बड़ी लोकल पार्टियां अलग अलग लड़ी थी सर ना, अलग अलग लड़ी थी ना? नहीं, 2019 में तो समाजवादी पार्टी और बसपा ने साथ साथ चुनाव लड़ा। ठीक है, उस वक्त लड़ा। 2019 के लोकसभा में समाजवादी पार्टी और बसपा ने साथ साथ चुनाव लड़ा था, गठबंधन करके चुनाव लड़ा था। तो मिला के सीटें कितनी हासिल की थी? 15 सीटें। और समाजवादी पार्टी ने जो 5 सीटें हासिल हुई थी, किसकी? चाचाओं की, भतीजों की। तो मुझे लगता है कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये सारा इतिहास, ये सारा समीकरण, ये सारी किमियागिरी सब उत्तर प्रदेश के लोगों ने देख लिया है। कहीं का रोड़ा इकट्ठा करने से जो भानुमति का कुंबा जोड़ रहे हैं, इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश के लोग, हिंदुस्तान के लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि कितने शानदार शासन दिया है, शानदार शासन कितने दिया है। 9 साल में भारतीय जनता पार्टी ने जो किया है, जो परिवर्तन दिख रहा है उत्तर प्रदेश जैसे सूबे में, जिस तरीके का परिवर्तन देखा है, कभी कोई कल्पना कर सकता था क्या 5-6 साल पहले? क्या इस तरीके का हो सकता था क्या कि क्राइम का जो राज उत्तर प्रदेश में चलता था, बिहार जैसी स्थितियां होती थी उत्तर प्रदेश में, क्या वो दूर करने की कल्पना कोई कर सकता था? आज हाल क्या है? जितने बड़े माफिया हैं, कोई भी नाम ले लीजिए, सब जेल के अंदर। जो काम उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने किया, जो काम देश में मोदी सरकार ने किया, उन्हीं विकास के बिंदुओं को लेकर के हम लोगों के पास जा रहे हैं। और यकीन मानिए कि जब 2024 में इलेक्शन होगा तो भारतीय जनता पार्टी बुलंद तरीके से जीत हासिल करने जा रही है। और तीसरी बार, एक बार फिर माननीय मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। अब विदा गौतम जी कुछ कह रही थी बीच में। विदा गौतम जी, एक सवाल भी लगा मेरा आपसे, ये कि क्या होने वाला बसपा का रुख? मतलब एक्सक्लूड सपा बाकी के साथ आ सकती हैं या इंक्लूड सपा ही सबके साथ रहेंगे आप? आलोक जी, सॉरी पंकज जी, आज की आपने पूरी अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस, आज की अगर मीडिया में जो उनका वो हुआ है, दिया गया है, उसमें आप देखिए तो उन्होंने पूरी तरह से बात, जिस तरह से हर मुद्दों को लेकर के बहन जी ने बात करी कि कैसे चीजें करी जा रही है। तो ये बहन जी पूरी तरह से है कि ये लोगों ने बड़े आरोप प्रत्यारोप लगा दिए कि हम बी टीम में, सी टीम में, ये लोगों का, क्योंकि लोगों के पास लगता है कि जैसे कोई मकान गिरता है ना तो लोग उसकी उखाड़ने लगते हैं। तो संगठन में थोड़ा निराशा है, हमारे
प्रदर्शन अच्छा ना होने के कारण लोगों ने बहुत कुछ पार्टियों को जैसा मुद्दा मिल गया है कि 20 टीम बन गए हैं। लेकिन बहन जी ने कभी किसी की ऐसी चीज से समझौता नहीं किया है जो संविधान के खिलाफ हो, लोकतंत्र के खिलाफ हो और जनहितों के खिलाफ हो। आज का भी उनका जितना भी उन्होंने कहा है, सभी मुद्दों पे कहा कि लोकतंत्र में उन चीजों की जरूरत नहीं है जो जनहितों के मुद्दों से ऊपर हो और खाली सत्ता में आने के लिए बहुत जरूरी हो। उन्होंने हर मुद्दे पे अपनी बात को रखा है, तो निश्चित रूप से वो पूरी तरह से लड़ाई की मूड में है और 24 को लेकर के एक मजबूत स्थिति तैयार कर रही है। लेकिन अभी क्योंकि भविष्य के घर में है कि हम किससे गठबंधन करेंगे, कब करेंगे, कैसे करेंगे, ये एक भविष्य है, ये समय बताएगा। लेकिन हाँ, हम अपनी लड़ाई पूरी तरह से सत्ता में आने के लिए और संवैधानिक ताकतों के जो खिलाफ है उन लोगों के खिलाफ लड़ाई लड़के हम लोकतांत्रिक लड़ाई को मजबूत बिल्कुल। और ये करने का किसी काम करेंगे। बिल्कुल विद्या गौतम जी, किसी भी पार्टी का ये अपना अंदरूनी आकलन होता है कि वो अकेले चुनाव लड़ रही है या फिर गठबंधन में चुनाव लड़ेगी, साथी चाहिए या फिर अकेले चल सकती है। रत्नाकर सिंह जी, देखिए अब कहीं ना कहीं जो मायावती जी की ओर से जो बातें हो रही थी, एकला चलो का नारा भी दिया जा रहा था, लेकिन अब कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट जो कॉर्नर है वो गठबंधन की ओर जाता नजर आ रहा है। थोड़ा सा अच्छा लग रहा होगा कि हाँ, कम से कम एक जो है एक और साथी अब कांग्रेस के साथ जुड़ने जा रहा है या जा सकता है या हो सकता है कि ऐसा हो, तो थोड़ा सा अच्छा तो लग रहा होगा। पंकज जी, देखिए अभी राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ 3 राज्यों के चुनाव जो है अभी कुछ महीनों के बाद निश्चित रूप से जब इसका रिजल्ट आएगा तो आपको देखने को मिलेगा कि बाकी जो क्षेत्रीय दल जो अभी असमंजस की स्थिति में है कि कांग्रेस के साथ जुड़ना चाहिए या इस महागठबंधन में शामिल होना चाहिए कि नहीं, वो सारा असमंजस जो है वो सारे संशय के बादल जो है छटते हुए नजर आएंगे और निश्चित रूप से सारे विपक्षी दल एक साथ एकजुट होकर के और चुनाव लड़ेंगे। अभी भारतीय जनता पार्टी के भाई जी कह रहे थे और बता रहे थे कुछ की किस तरह से मोदी जी के कार्यों, योगी जी के कार्यों का जो वर्णन कर रहे थे, मैं आपको बता देना चाहता हूं। और सीटों की बात कह रहे थे, ये कह रहे थे कि हमने 64 सीटें जीती और 15 सीटें, 5 सीट वो, 10 सीट वो, लेकिन इन्होंने वोट परसेंटेज बताया नहीं। वो मैं बता देता हूँ कि कितना वोट परसेंट जो है इन लोगों को मिला था उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में देखिए, भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से 2019 में 50% के करीब जो है इन्होंने वोट प्रतिशत हासिल किया था। तब की परिस्थितियां और थी, तब भी मोदी मैजिक चल रहा था और मोदी जी ने उस समय दूसरे टर्म की बात कही थी कि जो प्रोग्राम्स लेके आए हैं उसको इम्प्लीमेंट करना और उसका रिजल्ट आने के लिए हमें एक टर्म और दीजिए। तो लोगों ने उनको एक टर्म और दिया और 50% के करीब उन्होंने वोट हासिल कर लिए। लेकिन वहीं पे जब समाजवादी पार्टी और बीएसपी की बात किया जाए तो ये दोनों पार्टियां अकेले मिलकर लगभग 40% वोट शेयर हासिल किए थे। और उसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु था, उसमें एक चीज था ये कि कुछ लोग जो है, जो इनका कोर वोटर है, वो निश्चित रूप से जो है वो निकल के दूसरी पार्टियों की तरफ चला गया था 2019 के चुनाव में। लेकिन जिस तरह से ये 2019 के बाद देखने को मिला, हाथरस की घटना आप देख लीजिए, चाहे लखीमपुर में दलित बेटियों को फांसी उधर पेड़ पे लटका के मारने की घटना देख लीजिए, ये तमाम जिस तरह से दलित अत्याचार किए ये लोग और पिछड़े वर्गों का आरक्षण खत्म करने की जो ये कवायद जो सुनियोजित तरीके से ये कर रहे हैं, निश्चित रूप से पिछड़ा वर्ग और दलित वर्ग जो है वो सचेत हो चुका है और वो समझ चुका है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ वो गया तो उनके भविष्य के बारे में जरूर निश्चित रूप से कोई न कोई ऐसी साजिश की जाएगी जिससे कि आरक्षण भी खत्म हो जाए और दलित अत्याचार और बढ़ जाए। रत्नाकर सिंह जी, बिल्कुल आरपी सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत सारी बातचीत होगी, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, बहुत जल्द आएंगे वापस और चर्चा इसी पर लगातार जारी रहेगी। कौन किधर जाने वाला है, 24 की डगर है, कौन किधर है, ये बड़ा सवाल अभी बना हुआ है। तो कौन किधर जाता है, इसी को लेकर चर्चा हमारी, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं यहां पर। स्वागत, आप देखें प्राइम एजेंडा और हम बात कर रहे हैं 24 की डगर की कि 24 की डगर में कौन किधर। ये बड़ा सवाल इसलिए है क्योंकि देखिए समय काल परिस्थिति और इनको जो भांप ले और जो कदम उठाए वही है राजनीति, जो कदम उठाए जाए। तो हमारे साथ हमारे सारे मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ आलोक वर्मा जी बीजेपी से, वीरेंद्र सिंह जी समाजवादी, माफ कीजिएगा आरपी सिंह जी जुड़ गए हमारे साथ समाजवादी पार्टी से, रत्नाकर सिंह जी कांग्रेस से और विद्या गौतम जी बसपा से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। हम लगातार सवाल ये कह रहे थे कि देखिए जाहिर सी बात है कि समय काल परिस्थिति और जो अपना आंतरिक आकलन होता है उसके हिसाब से और जो मौजूद होता है उस वक्त उसी के हिसाब से गठबंधन तय होता है, मुद्दे तय होते हैं, चेहरे तय होते हैं। और जाहिर सी बात है कि फिलहाल हम इस पर चर्चा ही कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इन चर्चाओं के जरिए कुछ संकेत मिलने जरूर शुरू हो जाते हैं और संकेत अब ऐसे मिल रहे हैं कि शायद मायावती ने यानी कि बसपा ने अपना रुख बदलने का लगता है कि फैसला किया है। जो एकला चलो की नीति थी, हमारे साथ
आरपी सिंह जी जुड़ चुके हैं। सर बहुत स्वागत है, आप थोड़ा लेट से जुड़े, बहुत सारी चर्चा हमने कर ली, लेकिन अब एक चीज यहां पर है कि इससे पहले कि हम ये देखें कि समाजवादी पार्टी पहले क्षेत्रीय छत्रपों को एक साथ इकट्ठा करने में जुटी हुई थी और लगातार अखिलेश यादव तमाम राज्यों का दौरा कर रहे थे, लेकिन अब पटना में जब समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव खड़े होंगे तो साथ में कांग्रेस भी होगी। ये रुख, ये बदलाव क्या है? देखिए सर, देश में अघोषित आपातकाल जैसी स्थितियां हैं, तानाशाही चरम पर है, संवैधानिक संस्थाओं पर वो लगभग खत्म किया जा चुका है, जनहित के स्थान पे एक विचारधारा से जुड़े लोगों का कब्जा हो चुका है, संविधान खतरे में है, हो सकता है रूस और चीन जैसी परिस्थितियां हमारे देश में बन जाए। तो ऐसे में हर राजनीतिक जो भारतीय जनता पार्टी के एनडीए में नहीं है, उनको समान विचारधारा पे लाते हुए समान विचारधारा ये बनाया जाए कि पहले इस पार्टी को सत्ता से बाहर करो, फिर देश से बाहर करो। इसने 10 साल के शासनकाल में ही देश का इतना विभाजन कर लिया, देश का इतना शोषण कर लिया और देश को ऐसे रसातल में लेके चले गए, तो अपने सारे मतभेदों को भूल के, और मुझे लगता है कि 23 तारीख को एक हो जाना चाहिए। आप उठा रहे थे बहन मायावती जी के प्रकरण को, तो हमारी स्ट्रेंथ थी 2019 में, जब अभी एक प्रवक्ता महोदय बोलते कि 50% वोट कांग्रेस पाई थी पुलवामा कांड पर। उस समय भी हम लोगों ने, हमारी जो सामूहिक ताकत थी हमारी और बहुजन समाज पार्टी की, 10 सीटें हम लोगों ने कम कर दिया था, और हम दोनों लोग मिलके इसमें आरएलडी भी मिला दें तो 76 स्थानों पे हम 58 स्थानों पे समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर पे थी, 15 स्थानों पे बीएसपी दूसरे नंबर पर थी और 2 स्थानों पर आरएलडी दूसरे नंबर पर थी। अगर इस ताकत के साथ उतरते हैं उत्तर प्रदेश में और कांग्रेस की ताकत मिल जाती है, तो हो सकता है कि हम भारतीय जनता पार्टी को 10 सीटों तक समेट दें। तो जो उनका आक्रांतापन है कि इनको पकड़ के बंद कर देंगे, उनको नोटिस दे देंगे, खत्म हो जाएगा। और मुझे लगता है, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इस देश को बचाने के लिए 23 तारीख को सारी पार्टियों को अपने सारे मतभेद भुला के उसी तरीके से एक साथ आ जाना चाहिए जिस तरीके से हम लोग 2004 में आ गए थे। इससे देश का ही भला होने वाला है। जी धन्यवाद। यानी आपको कुल मिलाकर अभी आपातकाल जैसे हालात लग रहे हैं और आपातकाल वाले कांग्रेस के साथ लेकिन आप जा रहे हैं। फिलहाल आप आलोक वर्मा जी देखिए, ये तो साफ हो चुका है कि अब अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी अब पूरी तरीके से तैयारी में है कि यूपी से एक तो 80 लोकसभा सीटों से आपको हरा देना है और बूथ बूथ आपको हराना है और यूथ आप जो है वो हराएगा आपको। ये नारा भी उन्होंने दिया हुआ है कि भाजपा हारेगी, बीजेपी हटेगी, ये नारा भी उन्होंने गढ़ा हुआ बाकायदा। तो अब तो देखिए रास्ता लगभग साफ होता जा रहा है कि सभी विपक्षी दल एक साथ आ रहे हैं और कांग्रेस के नेतृत्व में आगे आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि फिर थोड़ी चिंता वाली बात तो होने ही लगी है, क्योंकि प्रतिशत की बात भी अब यहां पर आंकड़ेबाजी की बात भी होने लगी है। कुछ आंकड़े हम भी बताएंगे बाद में, लेकिन फिलहाल आरपी सिंह जी के इस सवाल पर आरपी सिंह के बयान पर आपकी प्रतिक्रिया? भाई एक खेल है, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश निकले, बहुत निकले मेरे अरमा, लेकिन फिर कम निकले। तो अखिलेश यादव जी तो बहुत दिनों से अपना पाले हुए हैं कि भारतीय जनता पार्टी को दरकिनार करें। 2017 में वो जो कांग्रेस के साथ आए तो कांग्रेस पूरे उत्तर प्रदेश में खाट सभाएं निकाल रही थी, इस एजेंसी दे रही थी, और उसके बाद उन्होंने गठबंधन किया था। कांग्रेस के नतीजा क्या है और अच्छी तरीके से जानते हैं। 2019 में वो मायावती के पास गए थे, हाथ और साइकिल साथ चले थे, क्या नतीजा आया ये आपको मालूम है। 2022 में तो समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर एक बोर्ड लग गया था, और केवल समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर नहीं, पूरे शहर में, लखनऊ में, पता नहीं उस समय आप आए थे कि नहीं आए थे, अगर आए होते तो जगह जगह ये बोर्ड लगा था कि आ रहे हैं हम, चुनाव से पहले ही आ रहे हैं हम। और 2022 का क्या नतीजा निकला ये भी आप अच्छी तरीके से जानते हैं। सपने देखने से सब, अरे रुक जाइए, जब आप बोल रहे चिल्को नहीं करनी चाहिए बहस में, जब आप बोल रही थी, जब आप बोल रहे, आप सपने देखिए ना, मैंने आपके सपने पे बड़ा चाह किया, ख्वाहिशें देखिए। अरे 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 सपना देखिए, आप तो ऐसे बता रहे हैं जैसे कि दूसरी पार्टियां काम ही नहीं करना चाहिए। बहस के अरे मायावती को आपने सुन लिया, मुझको भी सुन लीजिए, देख लीजिए।
9 सालों से सहारनपुर में मेयर का इलेक्शन हुआ था, सहारनपुर में मेयर का इलेक्शन हुआ था, वहाँ पर चुनाव में होता आपके पश्चिम डालने दिया था। पहले सुनिएगा, पहले मायावती बोल रही थी, जब मायावती बोल रही थी सहारनपुर में आपने क्या किया वोट डालने दिया था क्या? लगभग 30% वोट आपने समाज का नहीं डालने दिया था। सुन लीजिए, जैसे मायावती होती है तो आप मुंह बंद करके बैठी रहती है, वैसे समाज में मुंह बंद करके बैठना चाहिए। अच्छा ठीक है आलोक जी, बस जवाब करिए, इंटरप्ट ज्यादा वो नहीं कर रही है, बस शायद करेक्ट कर रही थी आपको। आलोक जी अपनी बात कंटिन्यू की, विद्या गौतम जी ने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, बस करेक्ट किया शायद। करेक्ट कैसे नहीं किया जाता हजूर, जब मैं बोल लूं उसके बाद मुझे करेक्ट करें, नहीं हो सकता तब तक वो भूल जाती है। मायावती जी के पास तो बहुत पौधा लगा होगा उनके बने कहने थोड़ा मायावती जी होती है वैसे सुन लीजिए। अरे कोई बात नहीं, आपको सुनने की जरूरत नहीं, देश सुन रहा है, देश किसकी आवाज सुनना चाहिए ये देश को अच्छी तरीके से पता है। बसपा को कहां उत्तर प्रदेश में होना चाहिए ये उत्तर प्रदेश को अच्छी तरीके से पता है। समाजवादी पार्टी को कहां होना चाहिए उसकी जगह कहां है। डिजायर करना और डिजर्व करना दोनों में जमीन आसमान की दूरी है। तो अखिलेश यादव जी डिजायर करते हैं, डिजर्व तो करते नहीं। उत्तर प्रदेश के लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और पूरी कांग्रेस क्या है सब अच्छी तरीके से जानते हैं। हमारे साथी कांग्रेस की बड़ी बड़ी बातें बोल रहे थे। अमेठी में सर आपको सब मतलब जनता को सब पता है, जनता को सब पता है क्या? अच्छा ठीक है, जनता को सब पता था आलोक जी, तो आलोक जी जनता को सब पता था, तो हिमाचल में और कर्नाटक में जनता को जो पता था वो आपको नहीं पता चला क्या? सवाल मेरा रत्नाकर सिंह जी से रहेगा। सर यही तो गड़बड़, यही तो मामला है, हार में न जीत में। ये बात तो आपने कह दी, जब जीत जाते हैं तो आप अपने सीट गिनाने लगते हैं, हार जाते हैं तो प्रतिशत गिनाने लगते हैं आप लोग। रत्नाकर सिंह जी कांग्रेस को जो कर्नाटक में जीत मिली उसके बाद से क्या आपको नहीं लग रहा कि बहुत सारी ऐसी पार्टियां जो कभी आपको आंख भी तरती थी, कई ऐसे बयान भी आते थे, उसमें ममता बनर्जी को भी आप रख सकते हैं, समाजवादी पार्टी को भी रख सकते हैं, वो अब कहीं ना कहीं आपके ओर आते नजर आ रहे हैं? जी पंकज जी, अभी मैं भाई साहब की बात सुन रहा था, न हार में न जीत में किंचित नहीं भयभीत में। मैं 2 मिनट बोल लेता हूँ, फिर उसके बाद आपके प्रश्न का जवाब दे लेता हूँ। ये 2024 के बाद ऐसे ही कहेंगे, न हार में न जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला ये अभी सही वो अभी सही। ये गाना वही गाएंगे 2024 के बाद, इनको कुछ कहने का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है सर, अभी तक आप लोग गा रहे हैं, कोई बात नहीं, तो वो भी गाएंगे, कोई बात नहीं। जी जी, ठीक उसी तरह जिस तरह 2004 में आपको याद होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और अटल बिहारी वाजपेयी का कद के बराबर कोई कद नजर नहीं आ रहा। इंडिया शाइनिंग का नारा 2 दशक पीछे जा रहे हैं आप साहब। 2004 2024। ठीक सर, आप भी 70 साल पहले चले जाते हैं सर, 70 साल की बात आप भी करते हैं आलोक जी, तो ठीक है कोई बात नहीं, 2 दशक की बात कर लेते, कोई बात नहीं, 70 साल की बात तो आप भी करते हैं। बात कर लेने दीजिए, फिर आप जवाब देंगे आप। जी बात रखिए रत्नाकर सिंह जी। तो 2 दशक ही पीछे जा रहे हैं। ये तो पेट्रोल डीजल के दाम क्यों बढ़े, नेहरू ने किया। आज हमारे ऊपर आर्थिक अगर कोई विपत्ति आई, किसने किया? कांग्रेस ने किया। ये तो 50 साल पहले की बातें लाते हैं, अपने ऊपर कोई जिम्मेदारी और जवाबदेही लेते हैं। नहीं 2 दशक पहले आपने क्या गठबंधन किया था, इस पर आइए। 2 दशक पहले आपने क्या गठबंधन किया था, इस पर आइए। हाँ आइए मैं सुन रहा हूँ, नालाई तो सुनने के लिए। धैर्य रखिए, धैर्य। देखिए पंकज जी, कुछ ऐसा ही माजरा देखने को मिला था 2004 में, जब अटल जी बिहारी वाजपेयी का कद के बराबर कोई नेता नजर नहीं आ रहा था पूरे देश में, और इनके नेता घूम के कह रहे थे इंडिया शाइनिंग, इंडिया शाइनिंग, इंडिया शाइनिंग। अब भाई साहब जब अपनी उपलब्धियों को बता रहे थे और महिमा मंडन कर रहे थे मोदी सरकार के बारे में, तो मुझे वो दशक याद आ गया, इसलिए मैंने ये चर्चा की। आज मैं इनसे पूछना चाहता, आप
आप जो कह रहे हैं कि हमने गुंडों को खत्म कर दिया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, आज मैं एनसीआरबी का डाटा अगर आंकड़ा लेकर बैठ जाऊंगा तो 3-4 आंकड़े दे सकता हूं मैं, जिसमें कि पता चल जाएगा कि उत्तर प्रदेश की परिस्थिति क्या है। मेरी आवाज आ रही है पंकज जी? जी बिल्कुल बिल्कुल, रत्नाकर सिंह जी बात रखिए। जी जी जी, मैं आंकड़ा दे सकता हूं जिसमें पता चल सकता है कि उत्तर प्रदेश में जो ये गुलाबी मौसम के आप बखान कर रहे हैं ना, वो क्या परिस्थिति है। आए दिन किसी न किसी महिला के साथ वहां पे अत्याचार हो रहा है, आए दिन कोई न कोई हत्या हो रही है। एनसीआरबी का आंकड़ा उठाकर देख लीजिए, हत्या और अपहरण के मामले में आज भी उत्तर प्रदेश नंबर 1 बना हुआ है। महिला अत्याचार के मामले में आंकड़ा उठाकर देखिए, नंबर 1 बना हुआ है। आप कुपोषण का अगर ले लीजिए मामला, उसमें भी नंबर 1 बना हुआ है। आप अगर मानवाधिकार उल्लंघन की बात ले लीजिए, उसमें भी नंबर 1 बना हुआ है। चंद चुनिंदा अपराधियों के ऊपर और समुदाय विशेष अपराधियों के ऊपर कार्रवाई करिए, लेकिन आप कार्रवाई करके चंद चुनिंदा अपराधियों के घरों को बुलडोज करके आप क्या संदेश देना चाहते हैं? सर चुनिंदा तो नहीं है, वो खास है, चुनिंदा नहीं है, खास है। आप खास कह लीजिए, खास कह लीजिए। मैं तो कोई भी अपराधी हो, अगर उस पर कार्रवाई होती है तो ये प्रशंसनीय है और मैं उसकी सराहना करता हूं, लेकिन क्यों नहीं बाकी अपराधियों के ऊपर कार्रवाई की जाती है? आप सिर्फ वीडियो फुटेज दिखाते हैं, बुलडोजर तंत्र चलाते हैं, अल्पसंख्यकों के मजारों पे आप बुलडोजर चलाते हैं, मदरसों पे बुलडोजर चलाते हैं, उन लोगों के ऊपर जो जिनके रिश्तेदारों का घर है और विशेष समुदाय से आते हैं, उनके घरों पे आप बुलडोजर चलाते हैं। तो आप लोकतंत्र चला रहे हैं कि बुलडोजर तंत्र चला रहे हैं, वो देश की जनता देख रही है। और मैं बता दूं, उत्तर प्रदेश में 20% अल्पसंख्यक समुदाय है और 18% दलित समाज है। ये लगभग 40% जो ये वोट बैंक है ना, वो आपके भविष्य को तय करने वाले हैं कि आप जो है दहाई के अंदर के आंकड़े में जो सिमट कर रह जाने वाले हैं, ये आप निश्चित रूप से लिख लीजिएगा। बिल्कुल, तो आरपी सिंह जी के पास चल रहे। तो आरपी सिंह जी देखिए, आपके पीडीए वाली बात पर सहमत है और लगता है कि मुझे लगता है कि उनको भी ये फॉर्मूला पसंद आ रहा, रत्नाकर सिंह जी को पीडीए वाला फॉर्मूला जो है वो हिट होने वाला है। हमारे भाजपा के मित्र ने बोला है, देश सुन रहा है, एकदम सच बोला है उन्होंने। इनके 12 राज्यों को घटा के देश ने 6 राज्यों में कर दिया, केवल 2 राज्य हैं इनके पास बड़े, और वो भी एक ऑपरेशन लोटस वाला है मध्य प्रदेश। नहीं, ऑपरेशन लोटस वाले को नहीं जोड़ रहा हूँ, तो केवल 6 है राज्य इनके। मैं गिना दे रहा हूँ, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा, गुजरात दूसरा, असम तीसरा, त्रिपुरा चौथा, मणिपुर 5वां और गोवा 6वां मान लेते हैं। तो इस प्रकार से मणिपुर तो सच बात है, देश सुन रहा है, देश से सुना है, उसने अपना निर्णय भी दे दिया और अभी एक सबसे बड़ा निर्णय कर्नाटक में आ गया। दूसरा विषय आते हैं, भारत की बहुसंख्यक जो आबादी है ओबीसी, एससी और एसटी की है, इनके आरक्षण को बाबा साहब अम्बेडकर जी ने प्रावधान दिया था और माननीय कांतीराम ने जागरूकता बढ़ाने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया कि सरकारी नौकरियां खत्म करके सब संविदा पे कर दिया और आरक्षण का हत्या कर दिया। और जिस समय इस आरक्षण को लागू किया गया था, पिछड़ों के आरक्षण को लागू किया गया था मंडल कमीशन द्वारा, आदरणीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी द्वारा, भारतीय जनता पार्टी ने क्रिटिसाइज करते हुए हमसे अलग हो गए थे और उसका विरोध कर रहे थे। महिला आरक्षण का ये विरोध कर रहे थे सदन में खड़े होके, तो बीच में न बोले। फिर इन्होंने जो 2019 में वादे किए थे, मैं बहुत थोड़े 4-5 वादे बता देता हूं। इन्होंने कहा था 22 में किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, नहीं हुई। इन्होंने कहा था कि समर्थन मूल्य दे देंगे, आज तक नहीं दिया। जो मांगने के लिए बैठे वो सब आतंकवादी हो गए। फिर इन्होंने कहा था 60 वर्ष के आयु के सीमांत किसानों को हम पेंशन देंगे, आज तक नहीं दिया। इन्होंने कहा था सिंचित फसल का रकबा बढ़ाएंगे, आज तक कुछ भी नहीं हुआ। फिर इन्होंने कहा था प्रत्येक ब्लॉक में कम से कम एक अटल टिकटिंग लैब देंगे, शायद ये किसी को मालूम भी ना हो। इन्होंने कहा था उच्च शिक्षा में 1 लाख करोड़ रुपया खर्च करेंगे, नहीं दिया, मालूम ही नहीं है किसी को। प्रत्येक परिवार के लिए पक्का। खाली लखनऊ और दिल्ली शहर की बात करता हूँ, यहाँ 20% आबादी झोपड़ियों में रहती है। फिर इन्होंने कहा था कि हर पंचायत में हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क देंगे, कल्पना हो गई है। इन्होंने कहा था निर्यात दुगना कर देंगे।
जो पिछले वर्ष का निर्यात था उसमें 122 अरब डॉलर का घाटा था। अभी 2 महीने का अप्रैल और मई का जो आया है वो अपने शीर्ष पे है घाटा। फिर इन्होंने कहा था गंगा मैया को पवित्र कर देंगे। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने कहा इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, गंगा मैया की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया है। आलोक वर्मा जी नोट करते जाइए। काम कौन सा किया है इन्होंने? खाली बुलडोज करा देना या मुख्यमंत्री स्तर के आदमी का मंच पे चढ़ के गोला बारूद और बम और त्रिशूल कर देना, या कह देना कि ठोक देंगे। तो आज पुलिस ठोक रही है, हर दिन पुलिस कहीं ना कहीं ठोक रही है। और दलितों के साथ जो अत्याचार उत्तर प्रदेश में बढ़ा है, हाथरस कांड, मुझे लगता है जब तक ये भारत देश रहेगा तब तक हाथरस कांड एक इतिहास के रूप में रहेगा। वो भी इतिहास रहेगा कि जब माननीय जयंत चौधरी जी गए थे वहां पर तो उनको डंडों से पीट दिया था भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल बिल्कुल, और पालघर भी महाराष्ट्र का वैसे याद रहेगा दर्शकों तक, जैसा आपने आरपी सिंह जी ने कहा, बिल्कुल कह रहेगा। विद्या गौतम जी, देखिए अब कुल मिलाकर देखें तो आपने पहले तो अखिलेश यादव ने पीडीए का जो फॉर्मूला दिया, उसके बाद आपने पीडीए पर तंज भी कस दिया परिवार दल अलायंस कह के, लेकिन अब सुर जो है वो मिल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपके जो वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश सब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से शुरू कर दी गई है। देखिए आपका कैडर वोट जो होता है। जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी हाँ, देखिए सभी लोग अपने अपने स्तर से सारे प्रयास कर रहे हैं। तो सपा ने सीडीए बनाया है तो जाहिर सी बात उनकी अपनी रणनीति है, अपनी रणनीति के अनुसार चल रहे हैं। लेकिन क्योंकि बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो जिसका कोर वोट बैंक उसके साथ में अभी, क्योंकि इससे तुरंत लोग कुछ कटाक्ष कर सकते हैं, लेकिन मैं बता दूं कि इसका कोर वोट बैंक उनके साथ है। लेकिन प्रदर्शन भले अच्छा ना हो, बहन मायावती जी ने दलित पिछड़ों को लेकर के जो अब तक अपने शासन काल में काम किया है और जो अपनी नीतियों के अनुसार काम किया है, उसको लेकर के वो हम लोग आगे बढ़ेंगे। और रही बात, बार बार यही कहना चाहती हूँ कि गठबंधन होगा कि नहीं होगा वो भविष्य तय करेगा, वो पार्टी तय करेगी। लेकिन जो इस वक्त पे हमारा जो एक निर्णय है, जो बहन जी का निर्णय है कि सभी कार्यकर्ता मिलकर प्रदेश में और पूरे देश के अंदर लोकसभा चुनाव की तैयारी करें और जहां जरूरत लगेगी हमारी पार्टी वहां पे अपने हिसाब से बहन जी अपनी नीतियों के हिसाब से गठबंधन भी करेगी। क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है देश की संवैधानिक संस्थाओं को बचाना है, पूंजीवाद से और व्यापारियों से इस देश को बचा करके लोकतांत्रिक देश को लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होकर के सत्ता में लोग आए और लोगों के लिए काम करें। इससे हमारा सबसे ज्यादा मुद्दा रहता है। बहन मायावती जी हर बार इन्हीं मुद्दों को लेकर के बात कर रही है और उन्हीं मुद्दों को लेकर के हमारे जो कार्यकर्ता लोगों के बीच में जाएंगे, मुद्दों को लेकर काम किया जाएगा। और हम फिर से कहना चाहते हैं कि 24 की तैयारी को लेकर के हम पूरी तरह से मुस्तैद हैं। रही बात गठबंधन की, तो वो बहन जी जल्द से जल्द जो भी निर्णय लेंगी उससे पूरी पार्टी और सारे कार्यकर्ता कार्य करेंगे। बिल्कुल। अब आलोक वर्मा जी, देखिए आरपी सिंह जी ने विद्या गौतम जी से पहले ठीक यही कहा था कि मतलब क्या किए हो यूपी में, क्या किए हो, सिर्फ कुछ माफियाओं को ठोके हो और क्या किए हो। बहुत सारे सवाल उसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारा पूछा, जवाब है उसका आपके पास, क्या क्या हुआ यूपी में? पंकज जी मुझे दीजिए। जी 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल विद्या गौतम जी। जी हमेशा से एक ही बात आपने देखा है, जो भी न्यायपालिका आलोक वर्मा जी बस 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 थोड़ा सा वक्त विद्या गौतम जी, बहुत ही थोड़ा सा वक्त लेंगे वो। सिर्फ अपराधियों को मार दिया, लेकिन इसकी कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए कोई आगे नहीं आता। कानूनी लड़ाई लड़ने की बात ही खत्म हो गई, मारो तो ये वाला काम हो गया है। ठीक है आलोक वर्मा। तो हमने कुछ किया ही नहीं, तो आइए ना हमसे विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़िए ना। हम तो आके बताते हैं, आके बताते हैं। रुक जाइए, जब आप बोल रही थी मैं नहीं बोल रहा था, जब आप बोल रही थी मैं नहीं बोल रहा था, जब आप बोल रहे जवाब दीजिए। देखिए इस तरह की डिबेट मैं नहीं कर पाता। जब आप बोल रही थी मैं पूरी तरीके से सुन रहा था, अच्छी बात होती, मुझे तो अच्छा लगता, मुझे बहुत अच्छा लगता कि अगर सियासी पार्टियां जो है पैसे का काम खत्म कर देती, अगर सियासी पार्टियां स्पीकर का काम खत्म कर देती, जाट जमात की सियासत उत्तर प्रदेश से खत्म हो जाती, गुंडों का सहारा लेने की राजनीति उत्तर प्रदेश से खत्म हो जाती, आम जनता की बात अगर सभी पार्टियां करती तो कितना अच्छा होता। काश मायावती यही करती, काश अखिलेश यादव यही करते, लेकिन किया अच्छा आपने। जब आपको 2012 से 17 का समय 5 साल में अखिलेश यादव को मिला था, तो अखिलेश यादव तो विदेश से पढ़े हुए आदमी थे। किस तरीके से सरकार चलाई किसको नहीं पता, मुजफ्फरनगर में क्या हुआ किसको नहीं पता, मथुरा में क्या हुआ किसको नहीं पता, गायत्री प्रजापति किस तरीके से खान घोटाला उन्होंने किया इसी उत्तर प्रदेश में, आज जेल में है किसको नहीं पता, और वो पैसा किस शिखर फैमिली के पास जाता था किसको नहीं पता, भाई भतीजावाद की सरकार कौन चलाता था, किस तरीके से चलाता था किसको नहीं पता।
जो जाट जमात की सियासत करके आप सत्ता में आए थे, उसमें आपके पास क्या बचा रह गया बाद में जब आप सत्ता में पहुंच गए? सिर्फ यम और वाई, सिर्फ यम और वाई। और किसी भी जिले में उस जमाने में आप चले जाते ना, तो हर थानेदार केवल वाई मिलता, हर एसपी केवल वाई मिलता, अधिकतर डीएम वहां वाई मिलते। तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के लोगों ने आपका चेहरा बहुत अच्छी तरीके से देखा है। आपने तो अलग अलग गढ़ बना दिए थे, माफियाओं के गढ़ बना दिए थे। उनको वो जो माफिया वहां खड़े करते, आजम खान क्या करते थे साहब? आजम खान क्या करते थे? जो जौहर यूनिवर्सिटी उन्होंने बनाई, किस तरीके से किसानों के साथ लूट की, आज अदालत ने उनको सजा दी ना, अदालत ने उनके ऊपर सवालिया निशान लगाया। आजम खान क्या करते थे? आप उनको मंत्री बनाते थे, किस तरीके से लूट का गेम खेलते थे। एक चाचा उधर डोडा साइड में, एक दूसरे चाचा शिवपाल यादव किसी दूसरे इलाके में। जो भी आपने विकास का काम किया उसमें गजब की लूट की, कौन नहीं जानता, किसको नहीं पता। बुंदेलखंड में हमने सड़क दी है, आपने बुंदेलखंड को लूटा है। पूर्वांचल की तरक्की के बारे में आपने कभी नहीं सोचा, हमने सोचा है। आज पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के सहारे वहां के उद्योगपति, पूरे देश के उद्योगपति पूर्वांचल में जा सकते हैं। और वहां का बेरोजगार अगर कोई है तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भी आ सकता है और दिल्ली में भी जा सकता है। तो हमने जो काम किया है वो दिख रहा है। सड़क, पानी, बिजली के लिए जो काम हमने किया है वो दिख रहा है। आपके समय में तो 4-5 जिले थे, 4-5 जिले से जो बिजली आती थी, जहाँ बिजली आती थी, बाकी जगह कपड़ा सूखा करते थे। चलिए बिल्कुल आलोक वर्मा जी, बहुत सारी उपलब्धियां आपने गिनवा तो दी है, वाकई बहुत सारी उपलब्धियां गिनवा दी है, लेकिन कांग्रेस के पास चलना चाहेंगे। देखिए कांग्रेस ने भी बहुत सारा काम किया, अगर वैसे गिनवाते चलेंगे तो कांग्रेस के पास और समाजवादी पार्टी के पास गिनवाने के लिए बहुत कुछ है। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि क्या ये जो गठबंधन या जो समीकरण नजर आ रहा है गठबंधन होने का, वो कहीं ना कहीं अब कांग्रेस के लिए थोड़ा सा मुफीद होता नजर आने लगा, और खासतौर से कर्नाटक जीतने के बाद से अब लगता है। रत्नाकर सिंह जी, ये निश्चित रूप से कर्नाटक और हिमाचल जो है हम लोगों ने इनके हाथों से छीना है, और देश की जनता भी उसी तरह जो है आशीर्वाद इस बार देगी जिस प्रकार कर्नाटक और हिमाचल में दिया। और अभी आने वाले चुनाव में मध्य प्रदेश जो है इनके राज्य से जो जनता के जनादेश का अपमान करके और ऑपरेशन लोटस के तहत इन्होंने जो राज्य को हमारे से छीना था, निश्चित रूप से जनता कर्नाटक की ही तरह इस बार मध्य प्रदेश में इनको पूरी तरह से सबक देने वाली है। और आने वाले जो चुनाव है उसमें से चलिए पूर्ण बहुमत के साथ 150 की बिल्कुल तो हिम्मत आई है, सब में हिम्मत आई है। कर्नाटक में जीत के बाद से सबको हिम्मत मिली और अब ऐसा लगने लगा है कि कांग्रेस की स्वीकारता एक बार फिर से उसी तरीके से आगे बढ़ रही है और कांग्रेस के झंडे तले तमाम पार्टियां शायद आ जाएंगी। लेकिन सवाल यह है कि ये राजनीति है, इसमें आखिरी वक्त तक फैसला नहीं लिया जाता है। जब तक कि तोल मोल ना लिया जाए चीजों को, तब तक खंगाल ना लिया जाए, जब तक आकलन ना कर लिया जाए। इसलिए फिलहाल कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। जब तक कि आखिरी कोई फैसला नहीं ले लिया जाता है, कोई आधिकारिक ऐलान नहीं कर दिया जाता है, तब तक तो यह कह पाना थोड़ी सी जल्दबाजी ही होगी, क्योंकि यही तो राजनीति है। तो फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ जुड़े आप लोगों ने समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। और खास पेशकश प्राइम एजेंडा में इतना ही। नमस्कार।